हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको रूम नंबर 9 का पार्ट 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड 7 की शुरुआत उसी रेस्टोरेंट से होती है जहां बॉन्ग सैम हासा से उसके हाथों की स्टिचेस के बारे में पूछता है कि उसे चोट कब और कैसे आई, जिस पे हासा बताती है कि वो अपने बॉस के डेथ का शोक मना रही थी और तब वाइन ग्लास टूटने से उसे चोट आ गई। पर बॉन्ग सैम उससे और सवाल पूछता है कि वो उसे हॉस्पिटल का नाम बताए जहाँ उसने स्टिचेस लिए हैं। पर हासा बोलती है कि बॉस के केस में एज अ विटनेस उसे जो बयान देना था उसने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दे दिया है, बाकी उसे और कुछ पूछना है तो वो समन लेकर आए। पर बॉन्ग सैम उससे पूछता है कि क्या उसका ली सांग ही के सुसाइड से भी लेना देना है और वो उस चोट के निशान को कैसे एक्सप्लेन करेगी जो उसने उसके पैरों में देखा था जब वो सीईओ और उसके सेक्रेटरी के साथ होटल रूम में थी, जिस पे हासा बोलती है कि वो अक्सर गिर जाया करती है। जिसके बाद वो सीईओ के सेक्रेटरी को इन्फॉर्म करती है कि बॉन्ग सैम उससे बहुत सवाल कर रहा है, पर सीईओ अभी उसे इग्नोर करने और टाइम आने पे उसकी हेल्प करने को बोलता है। वहीं हासा को बॉस के सपने आते हैं जिसमें वो उसे खुद को मारते हुए देखती है और उसे ध्यान आता है कि उसने बॉस के रूम में एक पेन देखा था जो बाद में उसने सीईओ के घर में उसके स्टडी टेबल पर भी देखा था। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए नेक्स्ट डे वो सीईओ के घर आती है जहां वो फिर से उसकी वाइफ से मिलती है, जिससे वो थोड़ी देर बातें करती है और वॉशरूम जाने के बहाने से सीईओ के स्टडी रूम में आती है और उस पेन को ढूंढती है। वहीं मीरान घर के बाहर ही होती है और जब वो सीईओ को आता देखती है तो हासा को मैसेज करके अलर्ट करती है, पर तब हासा को फोन उसके बैग में था। जिसके बाद सीईओ को उसकी वाइफ से पता चलता है कि हासा वहां आई है और अभी वॉशरूम गई है। वहीं हासा को सीईओ के टेबल पे शिकागो यूनिवर्सिटी का एक मोमेंटो दिखता है और उसे याद आता है कि उसके बॉस यानी की सेवुंग अक्सर उसे शिकागो यूनिवर्सिटी उनके बेटे की सान के लिए लेटर्स लिखवाते थे। लेकिन तभी सीईओ हासा को वो मोमेंटो देखते देख लेता है। नेक्स्ट सीन में हासा मीरान को कीसान वाली बात बताती है, जिस पे मीरान बोलती है कि अगर योंग बे यानी सीईओ कीसान बन के जी रहा है तो इसका मतलब है कि रियल किसान अब इस दुनिया में नहीं है। जिस पे हासा बोलती है कि उसे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन उन्हें अगर किसान मर चुका है तो उसके डेथ की वजह ढूंढनी होगी। वहीं सीईओ परेशान होता है कि आखिर हासा उस मोमेंटो को इतने ध्यान से क्यों देख रही थी और क्या वो सच में ही है या हासा। और एक फ्लैशबैक से दिखाते हैं किम जोंग सू को जब वो हासा के केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था और साथ ही अपने बार एग्जाम की तैयारी भी कर रहा था, और तब योंग बे उससे मिलने आता है और उससे केस पे अपडेट लेता है, यानी अब तक क्राइम हो चुका था। और किम उसे बताता है कि अभी तक के इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि डेथ पॉइजनस गैस इनहेल करने से हुई है। दरअसल योंग बे एक मैकेनिक था और उसने कार के फ्यूल पाइप को तोड़ दिया था जिससे कार के अंदर गैस भरने लगी थी। किम ये भी बताता है कि विक्टिम की बॉडी को देखकर लगता है कि उसकी डेथ पहले ही हो गई थी और जैसे कि उसकी बॉडी को कहीं और से शिफ्ट किया गया हो, यानी कहीं और मार के उस कार में रख दिया हो। ओवरऑल हर एविडेंस हासा को इनोसेंट प्रूफ कर रहे थे, पर योंग बे अपना गेम खेलता है। दरअसल किम एक प्रोसिक्यूटर बनना चाहता था, पर उसके साथ उसकी छोटी बहन थी जिसकी जिम्मेदारी उसी पे थी और इसीलिए उसने पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली ताकि पैसे आते रहें, और साथ ही बार एग्जाम की प्रिपरेशन भी करता है। तो योंग बे उसके सामने ऑफर रखता है कि वो उसकी बहन से शादी करना चाहता है ताकि उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाए, यानी उसके बदले उसे किम से कॉपरेशन चाहिए था। और प्रेजेंट में सीईओ किम को लॉ फर्म का डायरेक्टर बना देता है, यानी बॉस की पोजीशन दे देता है ताकि वो हासा और मीरान पे नज़र रख सके, क्योंकि सीईओ को भी अब कहीं ना कहीं हेई के हासा होने पे डाउट है, यानी उसे भी लगता है कि जिसे वो हेई समझ रहा है वो रियल हासा है, बट वो श्योर नहीं हो पा रहा। वहीं जब हासा किम को देखती है तो उसे याद आता है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने उससे जबरदस्ती कन्फेशन कराया और धमकियां भी दी। इधर डिटेक्टिव जिन को बटरफ्लाई स्लीप हॉस्पिटल के बारे में और जानने के लिए उस नर्स से मिलने को बोलता है जो अभी जेल में बंद है। वहीं किम हासा को अपने ऑफिस बुलाता है और कहता है कि वो बहुत बदल चुकी है, जब वो उससे पहली बार मिला था वो अभी वो वाली ही नहीं है। जिस पे हासा बोलती है कि लोग टाइम के साथ बदलते हैं। तो किम उससे अपने भांजे यानी की चान के नेक्स्ट ट्रायल की स्ट्रेटेजी पूछता है।
जिस पे वो उसे वही बताती है जो उसे हेई ने बताने को कहा था कि जो डॉक्यूमेंट्स बोंग सैम ने कोर्ट को पिछले ट्रायल में दिए थे उसे बनाने वाला ली सांग ही अब नहीं है, यानी कि उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती है। तो भले ही अब उनका सबमिटेड डॉक्यूमेंट डाउटफुल क्यों ना हो, बट कोर्ट को उसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर दे दूँ की चान के केस का कि जो डॉक्यूमेंट हेई ने कोर्ट को सबमिट किए थे उसके अकॉर्डिंग की चान की कार की ब्रेक फेल हो चुकी थी। वहीं जो डॉक्यूमेंट बोंग सैम ने सबमिट किए थे उसके अकॉर्डिंग कार की ब्रेक फेल नहीं हुई थी, बल्कि उसने कार को हाई स्पीड में ड्राइव किया था। तो किम बोलता है कि अगर ली सांग ही को टेस्टिफाई किया जाता तो घूस वाली बात सामने आ जाती, जिससे कि हेई का करियर बर्बाद हो जाता। तो एक तरीके से ली सांग ही का मरना उसके लिए बेनिफिशियल है, जिस पे हासा बोलती है कि इसमें की चान का भी बेनिफिट है। यार, एक केस जीतने के लिए लोग कितने डार्क हो सकते हैं। जिसके बाद किम उसे बोलता है कि आगे से वो की चान के केस को पर्सनली मॉनिटर करेगा, तो वो उसे हर अपडेट दिया करे। वहीं सीईओ बुलाता है हेड डॉक्टर को, जिसे वो हेई की वीडियो दिखाता है और पूछता है कि उसके अकॉर्डिंग क्या वो इंसान नॉर्मल है या नहीं। और वीडियो पूरा देखकर हेड डॉक्टर बोलता है कि ये आइडेंटिटी डिसऑर्डर का केस है, भले ही वो थोड़ी डिफरेंट लग रही है पर वो नॉर्मल है, जिससे सीईओ और कंफ्यूज हो जाता है। वहीं जेल में जिन उस नर्स से मिलने आता है और उससे बटरफ्लाई स्लीप हॉस्पिटल के बारे में पूछता है, पर इसके लिए पहले वो उससे अपने हस्बैंड के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाती है। वाह बेटा, जेल में भी कमाई। और एक ब्लड सैंपल देती है बाहर से चेक करवाने के लिए, और उसके बाद बताती है कि मीटियोर गिरने से बटरफ्लाई स्लीप हॉस्पिटल बर्बाद हो गया और उसमें एक फॉरेनर लेडी की डिलीवरी के दौरान डेथ हो गई। और जब जिन उस लेडी का नाम पूछता है तो नर्स उसे पहले ब्लड सैंपल का टेस्ट करवाने को बोलती है। वही हासा और मीरान टीम के साथ की चान के केस की फाइल पढ़ रही थी और उसे पता चलता है कि जिस लेडी का की चान की कार से एक्सीडेंट हुआ था वो एक फॉरेनर थी जिसका नाम मॉर्गन था, जिसे एक सिंगल पेरेंट ने अडॉप्ट किया था। और लॉ सूट हारने के बाद जो कंपनसेशन उसे देने थे वो उसके विल के अकॉर्डिंग शिकागो यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप प्लान में डोनेट कर दिए गए थे। और शिकागो यूनिवर्सिटी का नाम सुन के हासा को डाउट होता है, जिसके बाद वो और मीरान मॉर्गन के बारे में इंटरनेट पे सर्च करती हैं और उन्हें पता चलता है कि उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक पोस्ट डाला था अपनी किसी फ्रेंड एस्तर के लिए कि वो उससे 34 सालों बाद मिलने आ रही है। जिसके बाद हासा हेई से मिलने आती है और बोलती है कि मॉर्गन और की सान ने शिकागो यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और दोनों क्लासमेट थे, पर अचानक से मॉर्गन का उसके क्लासमेट के बेटे की कार से एक्सीडेंट हो जाता है, पर उसे लगता है कि ये एक मर्डर है और हेई से पूछती है कि क्या सच में एक्सीडेंट की चान से ही हुआ था। पर हेई बोलती है कि वो एक लॉयर है जिसका काम अपने क्लाइंट को बचाना है, तो वो बस उसी पे फोकस करे। पर हासा बोलती है कि क्या लॉयर बस पैसों वालों की ही सुनते हैं, क्या उनका अपना मॉरल नहीं है, या पैसों के आगे वो कमजोर है जो उसे 2 लोगों का मर्डर दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल एक्सीडेंट में मॉर्गन के अलावा एक और सिटीजन की जान गई थी जो वहीं किनारे पे खड़ा था। और हेई जवाब देती है कि अभी के लिए उनका की चान का केस जीतना ज़रूरी है, वरना उस पर मर्डर के चार्जेस लगेंगे और अभी जिस बॉडी में वो है वो बॉडी उसकी नहीं है, तो इसलिए वो उस बॉडी को और बर्बाद ना करे। लेकिन हासा को हर मर्डर और डेथ का कनेक्शन कहीं ना कहीं सीईओ से जुड़ता दिखता है, फिर चाहे वो मॉर्गन हो, ली सांग ही हो या फिर उसकी मॉम की चोट हो। ये वही लोग हैं जिन्हें या तो सीईओ का सच पता था या उस पर शक था कि वो योंग बे है। तो पूरा सच जानने के लिए उसे रियल की सान और एस्थर का पता लगाना होगा। वहीं हेई हासा की बातों को ध्यान से सोचती है, पर तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। और इधर बोंग सैम हासा से मिलने आता है, जो पहले तो उससे नहीं मिलना चाहती है, पर बोंग सैम बोलता है कि वो उससे एक दोस्त की तरह मिलने आया है। उसके बाद दोनों को ड्रिंक करते देखते हैं और बोंग सैम उसे अपने बचपन के एक दोस्त की कहानी सुनाता है कि उससे अनजाने में एक मर्डर हो गया और उसे इस डर से कि उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी उसने उस मर्डर को छुपाने की कोशिश की, पर फिर वो पकड़ा गया और पुलिस से बचने के लिए जब भाग रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यानी कि इनडायरेक्ट वे में वो हासा से पूछता है कि अगर उससे भी कोई गलती हुई है तो वो डरे नहीं और उसे बता दे, पर हासा उसे कुछ नहीं बताती और कहती है कि बॉस के केस की इन्वेस्टिगेशन अब खत्म हो चुकी है, सो आगे से वो उससे रिलेटेड उससे कोई सवाल ना पूछे और जाने लगती है। हालांकि बोंग सैम उसे बोलता है कि वो बस उसकी हेल्प करना चाहता है, पर हासा उसकी नहीं सुनती। वहीं जिन को उस ब्लड सैंपल की रिपोर्ट मिलती है और उसे पता चलता है कि वो सैंपल हेई का है जो उसके अकॉर्डिंग हासा है।
इधर किम हेई के असिस्टेंट को ऑफिस में अपना गूगल मतलब जासूस बना लेता है, जो उसे ऑफिस की हर न्यूज़ देगा, स्पेशली हासा और मीरान से रिलेटेड। वहीं जिन जेल में फिर से उस नर्स से मिलने आता है, जो उसे उस लेडी का नाम एस्थर बताती है, तो जिन उसके रिलेटिव्स के बारे में पूछता है, पर नर्स बताती है कि ना तो कोई उसके बच्चे को लेने आया और ना ही किसी ने उसकी बॉडी क्लेम की। और इससे पहले कि जिन उसके बेबी के बारे में पूछ पाता, वो नर्स हेई की रिपोर्ट देखने लग जाती है और जिन बताता है कि उसे डाउट है कि पेशेंट यानी हेई को स्टोन है, इसीलिए उसे प्रॉपर एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। जिसके बाद नर्स उससे हेल्प मांगती है हेड डॉक्टर से बात करने के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए उन्हें जेल के बाहर हॉस्पिटल में जाना होगा। पर जिन हेल्प करने से साफ मना करता है और वार्डन से बात करने को बोलता है और पूछता है कि वो हेई के लिए इतना परेशान क्यों है, जिस पे नर्स बोलती है कि उसके उस पे बहुत से एहसान है और वो उसे एज अ डॉक्टर पेशेंट की हेल्प करने को बोलती है। जिसके बाद जिन हेड डॉक्टर से बात करता है, जो उसकी बातों को लाइटली लेता है और बोलता है कि उसने ब्लड सैंपल बिना परमिशन बाहर ले जाकर गलती की है, तो वो अब हेई को जेल के बाहर नहीं भेजेगा, उसे जो टेस्ट करना है वो जेल में ही करे। हालांकि हेई की बॉडी को एक प्रॉपर एग्जामिनेशन की ज़रूरत थी, लेकिन हेड डॉक्टर मना कर देता है। तो उसके बाद जिन आता है हेई का जेल में ही अल्ट्रासाउंड करने, पर हेई जब उसे देखती है तो अल्ट्रासाउंड कराने से मना कर देती है। पर फिर नर्स के समझाने पे वो फाइनली तैयार हो जाती है। और जब हेई जिन से अपनी बीमारी के बारे में पूछती है, तो जिन बोलता है कि उसे किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। ओवरऑल वो उससे कोल्डली बातें करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो हेई की कंडीशन और रिपोर्ट एक्सपर्ट डॉक्टर्स को दिखाता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके लॉन्ग इंटेस्टाइन के पास ट्यूमर है, यानी कि हेई को कैंसर है। वहीं बोंग सैम को उसके चीफ वापस उसे क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर देते हैं और बॉस के केस की डिटेल मांगते हैं और कहते हैं कि बॉस का केस क्लोज हो चुका है, तो अगर उसे वो केस वापस से ओपन कराना है तो कोई प्रॉपर एविडेंस दिखाना होगा। जिसके बाद वो चीफ को होटल के बाहर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसमें वो सीईओ के सेक्रेटरी के पास सेम वही कोट देखता है जो उसने हासा को होटल रूम में पहने देखा था, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। इधर जिन हेई से मिलने आता है और गलती से हेई की कपल रिंग नीचे गिर जाती है, और जब जिन उस रिंग को उठाता है तो उसे पहचान लेता है, क्योंकि उस पे एक वर्ड लिखा था वेरिटास, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रूथ, ट्रस्ट एंड फेथ। और उस रिंग को उसने हेई के घर पे भी देखा था, जिसके बाद उसे भी डाउट होता है कि ये हेई ही रियल हेई है और उससे पूछता है कि क्या वो सच में रियल हेई है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।